प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आदिकाल और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और आदिकाल के प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ाने चल रहे हैं। तो पहले आदिकाल क्या है, आदिकाल की समय सीमा क्या है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा, आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा, आदिकाल को क्या है, बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल क्या है कि आदिकाल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल यानी क्या है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा। आदिकाल को संधि काल किसने कहा, आदिकाल को संधि काल जो है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा। ये तो हमने आपको नामकरण बताया। अब थोड़ा इसकी समय सीमा पहले हम समझ लेते हैं। यानी आदिकाल की समय सीमा क्या है, यानी तो क्या है, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। ठीक, यानी ये तो जो थी आदिकाल की समय सीमा है शुक्ल जी के अनुसार। अगर इसी में से देखिए संवत में दिया गया है, अगर इसी में से सन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संवत में से यानी जो संवत है, संवत में से आपको क्या करना पड़ेगा, 57 माइनस कर देंगे तो जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बराबर सन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा क्या, सन हो जाएगा। मतलब संवत में से यदि हम 57 घटा देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। यानी कहीं पर कोई सन में दिया है तो कहीं कोई संवत में दिया है, उसमें आपको क्या है, समस्या नहीं, यानी समस्या में ग्रसित नहीं होना है। आप संवत में से 57 घटा देंगे तो ये मान के चलिए फिर सन की प्राप्ति हो जाएगी। और सन में फिर वही 57 जोड़ देंगे जो संवत में से घटाएं, वही हमारा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ओ सॉरी संवत हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चीजों को आप विशेष ध्यान में रखेंगे। आइए आदिकाल पढ़ाने चल रहे हैं तो आदिकाल के बारे में क्या थोड़ा चर्चा कर लिया जाए कि देखिए आदिकाल शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। आदिकाल शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलके बना है, एक है आदि और दूसरा है धन काल। आदि माने क्या है, पुराना, प्राचीन आप कह लीजिए, चाहे इसी को आप कह लीजिए प्राचीन, पुराना या प्राचीन। काल माने समय, काल माने समय, यानी क्या है, हिंदी साहित्य का वह प्राचीन काल जिसमें साहित्य के लेखनकार जो हुआ करते थे, राजाओं के राजाश्रित राज्य में, यानी क्या है, राजा के आश्रय में रह करके राजाओं की प्रशंसा के लिए, राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए जो लिखे जाते थे, वही क्या है, आदिकाल का समय। ठीक, ये क्या हो गया, आदिकाल। आदिकाल शब्द दो शब्दों से, आदि माने आदि धन काल, आदि माने प्राचीन, काल माने समय, यानी वह हिंदी साहित्य का समय जो सबसे प्राचीन माना गया उसी को कहते हैं आदिकाल। ठीक, अब ये तो हो गया आदिकाल। ठीक, उसके बाद क्या है, अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हमको समझना है। तो आदि ये तो ठीक, इसको आप समझ लिए होंगे। अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां या इसी को हम कह सकते हैं विशेषताएं, इसी को कह सकते हैं विशेषताएं। ठीक, चाहे प्रवृत्तियां कह लीजिए चाहे विशेषताएं। अब आइए थोड़ा हेडिंग जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, विस्तारित आप हेडिंग टू हेडिंग आपको पता रहेगा तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो आइए क्या है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली जो प्रवृत्तियां है वह है क्या, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में जो पहली प्रवृत्तियां हैं वह क्या है, आश्रय दाताओं की
आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरी जो है वह क्या है, ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता का अभाव, ऐतिहासिकता का अभाव। उसके बाद तीसरी जो क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, सामूहिक, ठीक, सामूहिक राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। उसके बाद फिर क्या है, चौथी जो है उसी क्रम में, यानी क्या है, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव हो गया। उसी क्रम में फिर क्या हो जाता है, यानी क्या है कि राष्ट्रीयता का अभाव। उसके बाद युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, इसमें क्या है, युद्धों का सुंदर और, युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। अगला फिर हो गया उसी क्रम में पांचवी जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, वह है वीर और श्रृंगार, वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग, रस का अद्भुत प्रयोग। उसी क्रम में फिर क्या है, छठवीं जो हो सकती है, यानी छठवीं प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, ओ सॉरी, यानी क्या, रासो, रासो ग्रंथों, रासो ग्रंथों की रचना, रचना। सातवीं जो हो सकती है वह डिंगल एवं पिंगल, डिंगल एवं पिंगल भाषा, ठीक, भाषा का प्रयोग, इन डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग अगर आप बनाए क्या है जानना चाहेंगे तो इसकी बहुत सी भी है, अभी क्या है बहुत सी इसमें क्या है रचनाएं, क्या प्रवृत्तियां आ सकती हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहले जो क्या है प्रवृत्ति है वह है क्या, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि यह काल था जो राजाओं के आश्रय में रह करके, यानी राज कवि क्या राजाओं के यहाँ राज कवि हुआ करते थे और राजाओं के ही आश्रय में रह करके राजाओं को युद्धों के लिए उत्साहित करते थे, राजाओं के अंदर उत्तेजना को जागृत करते थे और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के आश्रय में रह करके उन्हीं की बड़ी बड़ी अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रशंसा करते थे। तो वही क्या है, राजा क्या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरा क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव, मतलब ऐतिहासिक चीजों का इसमें कमी थी। उसके बाद सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, मतलब समूह में राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी, ठीक। उसके बाद युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, मतलब युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। इस युग के कवियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात वह युद्ध हमारे नेत्रों के समक्ष चल रहा है। उसके बाद वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग, वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग। अगला क्या है, रासो ग्रंथों की रचनाएं, यानी क्या है रासो ग्रंथों की रचनाएं, यहाँ पर कर लीजिएगा, यानी क्या है रासो ग्रंथों की रचनाएं, ठीक, यहाँ पर रचनाएं। उसी क्रम में क्या है, यानी क्या रचनाएं हुई हैं, डिंगल और पिंगल, ठीक, का डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, यानी क्या है इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में देखने को मिला है। ये तो हो गए क्या है, यानी ये तो हो गई आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हमको पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पर स्थान न होने के कारण हमको इनको मिटाना पड़ेगा। तो यानी आदिकाल के, यानी इसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
और क्या है दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इनसे भी कहीं ना कहीं प्रश्न आते हैं। जैसे दे दिया गया 4 विकल्प, उनमें पूछा गया इसमें से आदिकाल की विशेषता है या नहीं है। ठीक, तो इसको भी आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक, यानी इसको अब हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमको आदिकाल के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख करना है। तो यानी जैसे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़े हैं, अब आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक, आदिकाल के प्रमुख कवि। जैसे पूछा जाता है कि आदिकाल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, तो आदिकाल के प्रमुख कवि। ठीक, आदिकाल के प्रमुख कवि। अब आदिकाल के प्रमुख कवियों में पहले देखिए, हम एक तरफ यानी इसमें 2 कॉलम बना देते हैं, एक तरफ है रचना और दूसरे तरफ है कवि। ठीक, एक तरफ रचना, दूसरी तरफ हो गए कवि। यानी आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो अब हम आपको यानी क्या है 8 से 10 नाम बता रहे हैं जो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए पहले इसमें आदिकाल के पहले कवियों में जो आ जाता है यानी जो रचना है वह है खुमाण रासो। ठीक, यानी क्या है, वह है खुमाण रासो। ठीक, यानी वह जो रचना है वह है खुमाण रासो। ठीक, यानी क्या है, खुमाण रासो है। अब इसके जो यानी खुमाण रासो के जो कवि हैं वह है दलपति विजय। ठीक, खुमाण रासो के जो क्या है रचनाकार है कवि हैं वो कौन है, यानी दलपति विजय हैं। चाहे कवि कह लीजिए चाहे रचनाकार कह लीजिए। ठीक यार, यानी यहाँ पर क्या है, चाहे आप कवि, चलिए कवि हम किए हैं। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ है दलपति पृथ्वीराज रासो। ठीक, पृथ्वीराज रासो, इसके जो रचनाकार हैं कवि हैं वह है चंदवरदाई। ठीक, इसके जो रचनाकार हैं वह है चंदवरदाई। ठीक, यानी क्या है, चंदवरदाई हैं। उसके बाद फिर क्या यानी क्या है, तीसरा जो ग्रंथ है यानी क्या है, तीसरी जो रचना है वह हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वह सारंगधर। ठीक, कौन है, सारंगधर हैं। इसी क्रम में जो चौथे हैं यानी जो चौथी रचना है वो विजयपाल रासो। यानी क्या है, विजयपाल रासो। इसके जो क्या है रचनाकार हैं वह है नल्ल सिंह। ठीक, यानी क्या है, नल्ल सिंह है। उसी प्रकार अगले जो है 5वीं है वह है परमाल रासो। यानी नल्ल सिंह के बाद परमाल रासो जो है यह जो है जगनिक। ठीक, ये किसकी रचना है, जगनिक की रचना है। परमाल रासो को का ही दूसरा नाम क्या है, यानी इसी परमाल रासो को आला खंड भी कहा जाता है। ठीक, यानी इसी परमाल रासो को आला खंड की भी संज्ञा दी गई, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे पूछा जाएगा परमाल रासो ना पूछ करके पूछ लेता है आला खंड किसकी रचना है, तो ये भी किसकी है, जगनिक की है। उसी क्रम में जो 6वीं है यानी क्या है, वह है बीसल देव रासो। यानी बीसल देव रासो यह जो है नरपति नाल की है। ठीक, यानी ये किसकी है, ये है नरपति नाल है। ठीक, ये किसकी रचना है, नरपति नाल की है। 7वीं जो रचना है यानी क्या है, वह है जयचंद्र। ठीक, यानी क्या है, जयचंद्र। फिर क्या है, जयचंद्र प्रकाश। ठीक, जयचंद्र प्रकाश है। यह किसकी रचना है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, केदार भट्ट। यह जो है केदार भट्ट की रचना है। ठीक, यानी यह केदार भट्ट की रचना है। इसी क्रम में जो 8वें हैं यानी 8वीं जो है यानी वह जो है जयमयंक जस चंद्रिका। यानी जयमयंक जस
चंद्रिका, यानी इसके जो कवि हैं वह है मधुकर। जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक, यानी जय मयंक जस चंद्रिका। इसके जो रचनाकार हैं यानी इसके जो है वह क्या है, मधुकर। कौन है, मधुकर, ठीक। उसी क्रम में अगले जो है यानी ये कवि हैं, इसके ये कवि हैं, तो मधुकर इसके कवि हो गए। उसी क्रम में जो है जय मयंक जस चंद्रिका, उसके बाद यानी ये क्या है, जय मयंक जस चंद्रिका, फिर क्या है, कीर्ति लता, ठीक, कीर्ति लता। इसके यानी क्या है, विद्यापति हैं, विद्यापति। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, यानी मिथिला का कोयल कहा जाता है। अगले जो है 10वें हैं वह क्या है, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ये भी क्या है, विद्यापति की है, विद्यापति। अगली फिर 11वीं रचना है वह क्या है, पदावली, पदावली। ये भी जो है क्या है कि विद्यापति की ही रचना है, ठीक, विद्यापति की ही रचना। यानी ये टोटल क्या है, यानी ये सब पूरे क्या हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। यानी आदिकाल के प्रमुख कवि कितने हैं, हमने यहाँ पर यानी कहा था 8 बताएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर आपको 11 नाम बताए हैं। आदिकाल के प्रमुख कवियों में हमने यहाँ पर आपको 11 नाम बताए हैं। इसमें आप पहले थोड़ा एक एक समझ लीजिए। जैसे कुमारनासो दलपत विजय, ठीक, कुमारनासो दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। परमाल रासो जगनी की रचना है। परमाल को ही आला खंड कहा जाता है। उसी प्रकार विशल देव रासो नरपति नाल की रचना। जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की रचना। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर की है। कीर्ति लता विद्यापति, वो क्या है, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। पदावली विद्यापति की रचना है। तो यानी हमने यहाँ पर आपको आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में हमने आज आपको अपने इस वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ा दिया है। और क्या है, आप हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, और यदि उससे आपको लाभ मिल रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे कि यदि हमारे द्वारा चैनल पर कोई भी यदि क्या है वीडियो डाला जाए तो वह भी आपको यानी आपके पास पहुंचे तो आपको सूचित कर दे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको भक्ति काल पढ़ाएंगे, और भक्ति काल के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं उनके बारे में भी और हम आपको बताएंगे, ठीक। धन्यवाद। लेकिन आप हमारे वीडियो को देखिए, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल गए हैं तो क्या है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक। धन्यवाद।